नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। कौन कमबख्त उदास होने के लिए उदास होना चाहता है। उदासी की कई हड्डियां गले में ऐसा फंसती हैं कि जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। इनकी उदासी का कारण भी यही है। होशो हवास शायद था नहीं, जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया और आज ये परेशानी में फंस चुके हैं। पूरा वीडियो देखिए, सारा सीन समझ में आ जाएगा। ट्रंप के लिए ईरान एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है और हर दिन बढ़ता यह युद्ध, जबकि आज 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है, 20-21 दिन इसको हो चुके हैं। अभी से अमेरिका यानी यूएस की हालत जो है वो टाइट है, ट्रंप दबाव में है। ईरान अपना फुल मूव में खेल रहा है क्योंकि उनके पास में दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन ये जिस संकल्प से आए थे वो संकल्प बहुत हवाओं के जो बोलते हैं ना झोंके, उसको उड़ा के ले जा चुके हैं। आप ये समझिए कि जो एपिक फ्यूरी लेकर के आए थे और जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को इन्होंने खत्म किया, बाद में इनकी जिद थी नया लीडर हमारे हिसाब से बनाएंगे या हम रिजीम चेंज करेंगे, वो सारी बातें हवा हो चुकी और मोस्तफा खामेनेई जो है वो नए लीडर बन के यहां पे आ गए। दूसरी बात ये देखिए कि यूएस के साथ में जो इजराइल का एक तरह से हम इसको एक कॉलिशन वॉर कह सकते हैं, दोनों मिलकर के जो युद्ध लड़ा, इसके अंदर आज की बात मैं बता रहा हूं कि इनके बीच में भी फ्रिक्शन जो है वो ओपनली सामने दिख चुके हैं। फ्रिक्शन कैसे दिख चुके हैं? क्योंकि पहला दबाव यह बनाया जा रहा है कि अमेरिका ने उड़ता तीर इजराइल का अपने हाथ में ले लिया और उसकी कीमत जो है वो वहां की जनता चुका रही है। आपको यह पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना होगा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल पे जाना किसी भी सरकार का सबसे सबसे बड़ा महापाप या महाफेल्योर कहलाता है। अब जनता ये बात कर रही है कि फाइट इनकी थी, आप क्यों गए? चलिए जी। दूसरी बात, आज ऑफिशियली यूएस की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि ईरान में हम दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। अमेरिका के टारगेट ईरान में कुछ और हैं, तो नेतन्याहू यानी इजराइल के कुछ और हैं। अब ये फ्रिक्शन किस दौर में है, कहां है, वो देखा जाएगा। अब बात ये समझिए कि असल में जो सारा तनाव क्रिएट क्यों किया गया था, दो उद्देश्य थे सर मेजर, और दोनों ही उद्देश्य फेल हैं। पहला तो था इनका कि भैया अमेरिका के अंदर बहुत सारा पैसा हमको लेना है, ऑयल कैप्चर करने, रिसोर्सेज हमारे को चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मागा का नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो पैसों से होगा। दूसरी चीज जो थी वो थे इनके पाप यानी एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में जब नाम इन्होंने अपने रसूख से हटवा दिया था, नाम इनका सर्च में नहीं ही था, एकदम क्लियर कट कि साहब ट्रंप का लेना देना नहीं है, जस्टिस डिपार्टमेंट बचाव करते करते थक गया। ऐसे में जब वहां की जनता उतरी और दबाव डाला कि नहीं जी हमें जानने हैं, सारे नाम ओपन करिए, किसी नाम में कोई हेजिटेशन नहीं, तो भर भर के जब से ये बहुत बड़ा जो सेकंड फेज आया जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए, इसमें कई हजार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया, उसकी तस्वीरें आई, उसकी फोटोज आई। ये बात का पता ट्रंप को पहले से था। इसी बात को लेकर के वो जस्टिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर डाले हुए थे कि कैसे भी करके चीजें दबे और इनका फायदा इनको इनके इलेक्शन में मिले। अब साहब जब चीजें सामने आ चुकी और सुना जा रहा है कि कई हजारों बार ट्रंप का नाम इसमें दिया गया है, तो अपने इन दो चीजों के उद्देश्य के लिए सारा ईरान वॉर का गेम खेला गया। लेकिन साहब अब जो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था, इसके शटर जो है वो डाउन होते हुए दिख रहे हैं। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता हो कि भाई हम एंटी अमेरिका ज्यादा बात कर लेते हैं या अमेरिका की पॉलिसी के हम आलोचनात्मक नजर से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे, कहने वाले कोई और हैं, इनके अपने सगे हैं। प्रमाणित करते हैं एक बात को। सबसे पहले तो आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखिए, ईरान वॉर पुट्स डोनाल्ड ट्रंप्स मागा अंडर स्ट्रेन एज लॉयलिस्ट ब्रेक रैंक्स, यानी इनके जो समर्थकों की संख्या है जो कि मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उस मूवमेंट के साथ में तन मन धन से जुड़े थे, आज वो काफी पीछे जा चुके हैं और उनकी संख्या में कमी आ रही है। नवंबर 2026 में होने वाले यूएस के मिड टर्म इलेक्शन एक अलग ही संकेत दे रहे हैं, जिसको लेकर के ट्रंप अब परेशानी में फंसते दिख रहे हैं। रही सही कसर पूरी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये पीट हेग्सेथ हैं। पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वॉर सेक्रेटरी इनको कहिए, पेंटागन जो कि एक तरह रक्षा मंत्रालय पूरा यूएस का हम कह सकते हैं, उसके ये होलसोल है, सारी जिम्मेदारी ये रखते हैं अपने स्टेटमेंट्स के बचकाने तरीके में। क्योंकि ट्रंप किनको चूज करेंगे? ट्रंप उस बुढ़ापे में आज बचकानी हरकतें करते हैं, तो ये तो किस उम्र में है? इनके बयानों ने बड़ी हलचल, बड़ी परेशानी यूएस को दिलाई है। अभी इन्होंने क्या किया है, पेंटागन यानी इनकी तरफ से डिपार्टमेंट ने एक डिमांड कर दी सरकार से कि साहब हमें थोड़ा सा पैसा दो, युद्ध लड़ना है। मतलब बच्चा मेले में जाना चाहता है, मेले से उसको खिलौने चाहिए, लेकिन खिलौने खरीदने की कीमत अगर इतनी है कि पिताजी इधर से उधर देखने लगे कि भैया करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, पैसा लाऊं तो लाऊं कहां से, इतनी बड़ी डिमांड ईरान वॉर के लिए कर दी है
पीट हेग्सेथ ने कि भैया जी हमें पैसा चाहिए, सरकार हमें पैसा दे, इनके पास पैसा देने को है नहीं। अब बात यह है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के इस दौर में जो जाइंट अमेरिका, द ग्रेट अमेरिका दिखाया जाता है, जो कुछ दिन पहले अब्बास अरागची बोल रहे थे कि ये जो एक अम्ब्रेला है यूएस का, उसमें मल्टीपल होल्स हो चुके हैं, और ये बात सच भी है। अब आप इनकी हालत देखिए, इनको एक पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए सर 200 बिलियन। 200 बिलियन लगभग आप, ये होती है कीमत 20 से 25 लाख करोड़ रुपए वर्तमान समय में। इतना बड़ा अमाउंट इनको चाहिए। और खबर देखो क्या आई है, पेंटागन टैप्स गोल्डमैन, मतलब ये बैंकों के पास जा चुके हैं सर, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले फॉर $1,200,000,000 माय डियर फ्रेंड्स डिफेंस इनिशिएटिव, यानी ईरान में हमें $200 बिलियन का बजट दे तो साहब युद्ध होगा, वरना हमारे पास अब पैसा नहीं है। अब आप सोचिए सर इस बात को, कितनी बड़ी बात, यूएस के लिए शर्मनाक बात हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि इस मुद्दे को पिक कर लिया अब्बास अरागची ने। अब्बास अरागची ने इस बात को उठाया और सीधा अमेरिका के मुंह पे दे मारा। उन्होंने इसके अंदर एक जबरदस्त एक स्ट्रेटजी अपनाई, जो स्ट्रेटजी यूएस आज तक ईरान के ऊपर अपनाता आ रहा था, जो वहां के लोगों के सेंटिमेंट को भड़काने का काम करता था कि यहां की सरकार तुम्हारा शोषण कर रही है, यहां की सरकार जो है वो तुम्हारे को कमजोर करना चाहती है, राइट्स नहीं दे रही है। अब हुआ क्या कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ले पकड़ संभाल मिस्टर ट्रंप, जो तुमने दिया ब्याज सहित वापस लो। इन्होंने हुआ क्या कि इन्होंने अपना एक ट्वीट किया, थोड़ा सा खबर देखिए, ये डॉन की एक यहां पे खबर इन्होंने लिखी है, पेंटागन सीक्स मोर देन 200 बिलियन इन बजट रिक्वेस्ट फॉर ईरान वॉर। एक बड़ा अच्छा खासा ट्वीट इन्होंने कर दिया। इन्होंने लिखा कि देखिए जी कि इस युद्ध को शुरू हुए अभी अभी हुआ ही क्या है कि ये 3 वीक हुए हैं, 20-21 दिन हुए हैं, और उसी में अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने हुआ क्या है कि ये डिमांड खड़ी कर दी है 200 बिलियन की। तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद है अमेरिका की जनता को। अमेरिका की जनता को धन्यवाद भी है, बधाई भी है, बधाई दी है उनको इजराइल फर्स्ट टैक्स के लिए। कहने का मतलब ये कि तुम्हारी सरकार तुमसे पहले, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से पहले इजराइल को प्रायोरिटी दे रही है, और इजराइल फर्स्ट टैक्स है, टैक्स पेयर यूएस के हैं, खर्चा इजराइल के मुद्दे पे ईरान में हो रहा है, और जनता जो है वो ईरान की, अमेरिका की, दोनों ही इनडायरेक्टली सर्वाइव कर रही है। अब ऐसी स्थिति में यहां पे एक टर्म यूज किया है आइसबर्ग का। आइसबर्ग मतलब हिमखंड। हिमखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा पानी के नीचे होता है और बहुत छोटा सा हिस्सा समुद्र में ऊपर तैरता हुआ दिखता है। तो अब्बास अरागची ने इस $200 बिलियन के लिए जो वर्ड यूज किया है सर, वो इन्होंने कहा है कि ये जो जितना सा हिस्सा है ना $200 बिलियन का, इट इज जस्ट ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। कुल मिला के ये उस पूरे के पूरे हिमखंड का एक ऊपर का हिस्सा है। कहने का मतलब जो तुम्हारे जितनी बर्बादी होनी है उसमें ये कुछ भी नहीं है। सो कोई बात नहीं, इजराइल फर्स्ट टैक्स की आप लोगों को बधाई हो। अब इस चीज ने माहौल थोड़ा सा गड़बड़ किया। अब आप सोचिए, ईरानियन सुप्रीम लीडर को गिराने के बाद में भी एक ऐसी व्यवस्था जो थियोक्रेटिक व्यवस्था है, जो धर्मतंत्र की व्यवस्था है, जहां पे सुप्रीम लीडरशिप का गिरना उस पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने की बुनियाद को एकदम तय कर देता है कि हां से बुनियाद हिल चुकी है, सिस्टम गिर सकता है। ऐसी स्थिति में ये लोग जाके फंस गए, और वहीं पे ईरान ने जो हमले इन पे डाले, चाहे इनके जो न्यूक्लियर सबमरीन जैसे जो लिंकन को इन्होंने परेशान कर दिया, उसके ऊपर अटैक किया, अमेरिका के बहुत सारे जो बेसिस मिडिल ईस्ट में है उनके ऊपर इसने हमले किए, और सबसे बड़ा $300 मिलियन का जो उसके जबरदस्त जिसको बोलते हैं घाटा करा, वो थाड को नष्ट करके उसके रडार को खत्म करके कतर में कर दिया। अब साहब इन स्थितियों के अंदर भी अब चीजें रुकी नहीं है। यहां पे कतर विशेष रूप से परेशान तब हुआ जबकि रीसेंट अटैक में उसने रास लफान, जो कि सबसे बड़ी कतर की एलएनजी की रिफाइनरी है, एलएनजी का प्लांट है, उसको इसने आज अटैक करके तबाह कर दिया। अब साहब ऐसी स्थिति में कतर के भी जो प्रिंस है उन्होंने बयान दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम कोई कमजोर मत समझो, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कुछ भी कर देंगे। इधर ट्रंप कह रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी हम नष्ट कर देंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके 1 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मारे, ये लोग चुप रहे, लेकिन 100 थप्पड़ खाने के बाद में भी चुप हैं, और 101 में कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम देख लेंगे। तो कितनी व्यवस्थाएं हैं वो इनकी नजर आ रही हैं, और कितने अंदर से ये खोखले हैं ये दुनिया को दिख चुका है। अमेरिका क्या सपोर्ट कर रहा है ये भी यहां दिख चुका है। अब साहब जब ये एलएनजी वाले इसको भी ये हैंग कर चुका है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के जो ऑयल रिफाइनरी थी सबसे बड़ी, उसको इसने नष्ट कर दिया। तो कुल मिला के सारा दबाव ये यूएस पे डालने में है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस यूएस को परेशान करने वाला है। अब आप देखिए कि जो $200 बिलियन की डिमांड आई है, ये $200 बिलियन की डिमांड कैसे समय पे आई है। इसे हिंदी में कहावत है कि सिर मुड़ाए
ओले पड़े, बाल अभी मुड़ा के आए थे, ओले गिरना यहीं शुरू। दूसरा कहावत यूं समझ सकते हैं कि गरीबी में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। परेशानी इनकी अर्थव्यवस्था में शुरू से अभी चल रही है, लेकिन ऐसे समय पे नई डिमांड बड़ी विचित्र है। अब साहब यहां पे देखिए, ये अटैक यहां पे जब हुआ इस रिफाइनरी के ऊपर, उसने तो हलचल बच के कुछ दिन पहले की आपको पता ही होगा कि पूरे वॉर में जब ये बैकफुट पे जाते रहे, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम तो बहुत थोड़ा सा 1% हमारा डिपेंडेंसी हॉर्मुज पे है, बाकी देशों का बहुत ज्यादा है, कोरिया है, जापान है, चाइना है, इन देशों को आना चाहिए, यूरोप के बहुत सारे देशों को आना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। तो उस बयान के बाद में इवन नेटो नेशंस ने भी क्या रिस्पॉन्स दिया? उनको मिला बाबा जी का ठुल्लू, कोई नहीं आया और उनका दुखड़ा लेकर के बैठ गए। और चर्चा बनी पॉलिटिक्स में ये कि व्हाई इज ट्रम्प बीइंग बैगिंग द वर्ल्ड फॉर सपोर्ट। वे आखिर में तुम्हें भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? इसलिए मांगनी पड़ रही है क्योंकि इनका जो ऊपर का आवरण था वो यहां पे बहुत हद तक कमजोर पड़ गया। रही सही कसर एफबीआई ने खबर देके पूरी कर दी, कैलिफोर्निया पे किसी भी समय ईरान जो है वो अटैक कर सकता है। तब आप सोचिए कि इतनी बड़ी कमजोरी अगर अमेरिका जैसे देश में निकल रही है, उसकी पोल खुल के आ रही है, पूरी दुनिया के लिए ये एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। दुनिया को मल्टीपोलराइज करने में, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में ये एक बहुत बड़ा मददगार कदम होगा, जो कि दुनिया की शांति व्यवस्था बनाने में काफी कारगर रहेगा। अब आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन्होंने कितनी दुर्गति कराई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि दुनिया का 20% पेट्रोलियम के लिए, ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल ये स्ट्रेट है। अब इसके होल्ड होने से ये तो कह के बैठ गया अमेरिका कि मेरा तो 1% लेना देना है, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुल मिला के दुनिया पे जो प्रभाव पड़ेगा, उससे क्रूड ऑयल जो आसमान पे जाएगा, उसका इंपैक्ट का ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि इनके वादे सारे हवा में उड़ गए, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला था कि हम एस्कॉर्ट कर देंगे। नेवी ने कह दिया हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। रही सही कसर इंडिया ने, चाइना ने और बाकी देशों ने कर ली। अपनी साठगांठ करके अपने कुछ देशों की जो है परमिशन मिल गई, उनके जहाज निकल रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में सही, लेकिन कुल मिलाकर के यूएस की फॉरेन पॉलिसी का कोलैप्स आपके सामने है। अब साहब बात यह समझिए, जब चर्चाएं 20 दिन के अंदर इस लेवल पे आ गई कि ये मदद मांगने पे उतारू हो गए। दूसरी बात, इनका पेंटागन $200 बिलियन की डिमांड कर बैठा, जो इनके पास में नहीं, वो बैंकों के पास में जा रहे हैं। तो जब ये चर्चाएं हैं कि 6 से 8 महीने ये युद्ध चल सकता है, तो 6-8 महीने में अमेरिका क्या करेगा, यूएस का क्या होगा? आप जरा सोचिए इस बात को। 2022 से, क्लियरली फरवरी 2022 से यूक्रेन में रशिया का वॉर चला। उसको ओपनली सपोर्ट करने में नेटो नेशंस थे यूएसए की लीडरशिप में। और आज तक कभी आपने सुना हो कि ये किसी से मदद मांगने गए कि भाई आओ हमारी मदद करो, यूक्रेन से हमें बचाओ? कुछ हुआ ऐसा? कभी सुनने में नहीं आया। रशिया हमेशा फ्रंट एंड पे खेला और एज लेके चला, लेकिन इतने से दिनों के अंदर इनकी हालत खराब है ग्रिंगो की। तो आप सोचिए कौन सी ये वैश्विक महाशक्तियां हैं, और महाशक्तियां हैं या इनके पीछे का वो खोखलापन है जिसको दुनिया माने बैठी है। जी वाह, कुछ तो बात है भाई। ठीक है, इनकी इस बात को कम से कम इस ईरान युद्ध ने खोल करके रख दिया। अब साहब यहां पे जब चर्चा हो रही थी, मीडिया ने कुछ सवाल जवाब किए कि आप वहां जा चुके हैं, युद्ध लंबा चल सकता है, 6-8 महीने युद्ध जा सकता है। इन्होंने कहा जाए तो जाए, मुझे डर नहीं लगता। ग्रिंगो किस मुंह से अपनी उस नाकामी को छुपाएगा? उसको तो सामने खोल के रखना है, अपनी दादागिरी, अपने उसको इलेक्शन को टारगेट रखना है। बैकफुट पे जाने का नाम नहीं ले रहे, इज्जत से लौटना नहीं चाहते। इन्होंने कहा हमें डर नहीं लगता। किस बात का डर नहीं लगता? आपको थोड़ा टेक्निकली समझना होगा। जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि नॉट वरीड अबाउट लॉन्ग वॉर लाइक वियतनाम इन ईरान। आपको पता होना चाहिए कि वियतनाम से एक युद्ध अमेरिका का जब हुआ था, लगभग 20 साल चला था, और वहां पे अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक टाइटल दिया जाता है किसी भी बड़ी नाकामी पे कि ये तो उसका वियतनाम है। मतलब यदि आप बहुत बड़े जाइंट हैं, बहुत बड़ी ताकत आपके पास में है, और आप एक छोटे से देश से हार के आ जाएं या बड़ी बड़ी बातें करें, दिखे कुछ नहीं, तो लोग कहेंगे जी ये तुम्हारा वियतनाम है। वियतनाम उपमा है आपके हारने की। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि भाई मुझे अनुभव है, हम कर लेंगे, हमें डर नहीं लगता। 20 साल के लिए वियतनाम जैसा युद्ध भी हो तो देखा जाएगा। अब 20 दिन में तुम्हारी हालत खराब, 20 साल में तुम क्या करोगे, सोचने वाली बात। अब यहां पे क्या है, आप थोड़ा देखिए, पीट हेग्सेथ जो पेंटागन को लीड कर रहे हैं, पेंटागन की स्थिति यूं डाउन है कि इनके पास बजट नहीं। बजट की रिक्वायरमेंट अगर रखी गई है, तो बजट की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि इन्होंने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग की है।
फ्यूचर की प्लानिंग $200 बिलियन इन्होंने मांगे हैं तो चर्चा इस बात की आ गई कि अर्थव्यवस्था यदि कमजोर होगी तो पैसा दिया कहां से जाएगा। अगर पैसा दिया गया तो कटौती कहां से होगी, कटौती होगी आम जनता के हितों से, आम जनता के हितों से होगी तो फिर मिड टर्म इलेक्शन में क्या होगा। दूसरी बात, यदि पैसा नहीं दिया जाता तो फिर उस बात का क्या होगा कि हम सब बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। और कुल मिलाकर के यहां पे अमेरिका की डाउनफॉल का ये संकेत क्लियर कट दे रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे झूठे बातों को लेकर के कि यहां परमाणु अस्त्र का विकास हो रहा है, परमाणु बना लेगा, कई सालों का रोना इनका था, क्योंकि जबकि ये परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर ही चुके थे अपने पहले हमलों में, जैसा कि सो कॉल्ड ये कहते थे हमने कर दिया। लेकिन ठीक है, ये एंट्री यहां पे मारते हैं। जब एंट्री यहां पे इनकी हो गई तो एपिक फ्यूरी जो इन्होंने चलाया वो ऑपरेशन इनकी मिलिट्री और इकोनॉमी के ऊपर भयंकर डेंट दे रहा है। अब इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे, इस बात को भी हम नहीं बोलेंगे, हो सकता है हम आलोचक हों, लेकिन साहब यहां पे बड़े खास हैं ट्रंप के ईजे एंटनी। ईजे एंटनी ने इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। अब आप देखिए सर इस खबर को, फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर पब्लिश होती है, ट्रंप अलाई वांट्स यूएस इकोनॉमी नॉट स्ट्रांग इनफ टू कॉप विद ईरान वॉर। अब बताइए इससे ज्यादा क्या प्रमाण लेंगे आप। ये कह रहे हैं कि ट्रंप के जो खास लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो ईरान के साथ युद्ध को झेल ले। देखा जाए सर, लिखा है ईजे एंटनी द वन टाइम पिक द लीड की स्टैटिस्टिक बॉडी सेज इन्फ्लेशन वाज वर्स देन वी थॉट एवर बिफोर कॉन्फ्लिक्ट। खबर कहती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था $100 प्रति बैरल तेल की कीमतों को संभालने के लिए बहुत कमजोर है दिख रहा है। भारत तो झेल रहा है, बाकी देश झेल रहा है, अमेरिका नहीं झेल पाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हल्का सा आगे पीछे हुआ। 2008 की मंदी दुनिया का प्रमाण है, 1930 के दशक की मंदी जो है वो दुनिया का प्रमाण है। मुझे नहीं लगता कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो तेल के $100 प्रति बैरल की कीमतों को संभाल पाएगी। यह बिल्कुल संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी अपेक्षा से कमजोर है और मुद्रास्फीति भी हमारी अपेक्षा से बहुत ज्यादा जो है वो खराब है। हम ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को ठीक विपरीत प्रभाव डालते हुए देखेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था भर में कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। आम जन का क्या होगा वो तो अमेरिका की जनता खुद निपटेगी, क्योंकि उनका खुद का वोट है ट्रंप को चुनने में। इवन अमेरिका की जनता से बड़ा रोल दुनिया के बाकी देशों के लीडर्स का भी है। जब ये लगता था कि ट्रंप आएंगे, दुनिया में क्रांति होगी, पता नहीं देशों को क्या भला हो जाएगा, उसका सारा प्रमाण जो है वो उन देशों को मिला है। इशारा जो है वो मेरा आप समझ गए होंगे। अब साहब बात देखिए, ईरान जिस मकसद से इस युद्ध के अंदर आगे बढ़ रहा है, इनके लिए हर बार मैं अपने वीडियो में बोलता हूं विजय और वीरगति, दो के अलावा तीसरा विकल्प इनके पास में नहीं है। क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो बड़ा खूंखार हो जाता है सर। यहां पे स्थितियां डू और डाई की है, चाहे इनके सुप्रीम लीडर की हत्या हो, उनके परिवार को मारा जाना हो, मोस्तफा खामेनी जो नए सुप्रीम लीडर है उनके ऊपर अटैक हो गया हो, और अभी रिसेंटली एक मिलिट्री लीडरशिप की जो टॉप इनके थे कमांडर, उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया। पर ये अपने फाइट में आगे बढ़े जा रहे हैं, तो इनके पास मजबूती कहां से आ रही है। ट्रंप इस बात को बेहतर समझते हैं, यूएस को इस बात का अच्छे से पता है कि ये पावर सपोर्ट बैकअप है कहां से। आप भी समझते हैं। आप देखिए कि इस पूरे के पूरे कहानी में जब एक तरह से नेगेटिवली विलेन बनाने की कोशिश पुतिन को की गई और अमेरिका की तरफ से दिए गए बयान कि भैया सिर्फ एक ही देश है रशिया जो कि पैसे कमा रहा है, बाकी यही विनर है पूरे वॉर का। रियलिटी ये है कि ये देश दुनिया की परिस्थिति को खुद के लाभ तो निश्चित रूप से रशिया के होंगे ही होंगे, लेकिन इसके द्वारा दिया गया क्रूड ऑयल दुनिया को एक बहुत बड़े पेट्रोलियम क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से बचा रहा है। और बचा रहा है इस विशेष रूप में भारत को। कल भी आपको पता होगा खबर बनी थी कि चाइना की तरफ जाते हुए ऑयल टैंकर्स ने टर्न किया है इंडिया की तरफ। इंडिया बेहतर तरीके से चीजों को जो है वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। एलपीजी क्राइसिस है वो तो खैर बड़े लेवल पे दिख ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रशिया जो है वो हर तरफ से एक मैच्योर प्लेयर की जैसे खेल रहा है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे यूक्रेन का फ्रंट हो, चाहे ईरान का फ्रंट हो, हर एंगल पे है। और जो ट्रंप है ये हर एंगल के ऊपर एक फेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सिद्ध हुए हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में शायद सबसे वर्स्ट कंडीशन इस प्रेसिडेंट की रही होगी। रही सही कसर ट्रंप अब आगे किस दिशा में इसको लेके जाएंगे, क्योंकि इनके और इजराइल की भी रिलेशन कोई बहुत मजबूत तो है नहीं, लेकिन यहां पे बात इन्होंने कही थी कि रशियन का दूसरा घर जो है वो इजराइल है। याद है आपको ये स्टेटमेंट? बहुत बड़ी तादाद में रशियंस जो है वो इजराइल में रहते हैं। तो यहां पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी पुतिन कर रहे हैं, लेकिन जो वार खेला है, जो अमेरिका की जनता के सेंटिमेंट्स वाली बात है,
वो अब हिलने डुलने लगी है। कारण क्या है? क्योंकि ये $200 बिलियन भारी पड़ेंगे, ये युद्ध भारी पड़ेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। और जैसा कि मैंने कहा, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्थाओं में पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज माई बाप। सारा देश, सारी सरकार, सारी सत्ता, सारी पार्टी बाद में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैसा लगा ये एनालिसिस? आपके विचार क्या हैं जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बीच में वीडियोस कुछ 3 दिन के लिए नहीं आ पाए, उसके लिए माफी इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैंने अपना पोस्ट भी आपको भेज दिया था, मैं क्यों नहीं आ पाया। आप जरूर से पढ़िएगा और हां, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।